हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, यानी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है तो एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ा। इस थ्योरी को प्लैंक साहब ने 1900 में प्रपोज किया था, जो क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत मानी जाती है। तो according to this theory, energy is not transmitted continuously but in discrete manner with small fixed amount। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, प्लैंक साहब ने बोला कि जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है, जो प्लैंक साहब ने बोला क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है वो दो तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है, दो तरीके से प्रोपोगेट हो सकती है। पहला तरीका क्या है कि वो कंटिन्यूस मैनर में प्रोपोगेट हो रही है, कंटिन्यूस मैनर में ट्रांसमिट हो रही है। और दूसरा तरीका क्या है कि वो डिसकंटिन्यूस मैनर में प्रोपोगेट हो रही है। तो प्लैंक थ्योरी से पहले वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता था वो कैसे होता था? कंटिन्यूस होता था। बट फिर प्लैंक साहब आए, उन्होंने बोला कि नहीं, एनर्जी का ट्रांसमिशन कंटिन्यूस नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन इन डिसकंटिन्यूस मैनर में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, लेट सपोज ये हमारा क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन। सोर्स ऑफ एनर्जी सन। तो सन से जो रोज निकलती हैं, जो लाइट हमारे पास पहुंचती हैं, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो वो पृथ्वी तक, अर्थ तक वो दो तरीके से पहुंच सकती हैं। या तो कंटिन्यूस आ रहा है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, इसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी मिल रहा है। और दूसरा तरीका क्या है कि बीच में ब्रेक होके आ रहा है, डिसकंटिन्यूस मैनर में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है? ब्रेक है एनर्जी का, और यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो प्लैंक साहब ने बोला कि नहीं, एनर्जी इस तरह से ट्रांसमिट प्रोपोगेट नहीं होती है, एनर्जी इस तरीके से प्रोपोगेट होती है। और उन्होंने बोला कि जो ये ब्रेक है, ये जो एनर्जी आती है, ये हमें छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। और ये किस चीज़ का पैकेट होते हैं? ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। किसके पैकेट्स होते हैं? एनर्जी के। तो प्लैंक साहब ने बोला कि जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होता, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी का होता है, इन डिस्क्रीट मैनर में होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। बट आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ जो विजुअल लाइट है, जो लाइट आप देख रहे हो, वो डिसकंटिन्यूस आपको नहीं दिखता है, वो आपको कंटिन्यूस दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पैकेट्स हैं, जो एनर्जी पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, ये आपके पास बहुत तेज़ी से आते हैं, एक सेकेंड में लाख ऑफ पैकेट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, इसीलिए आपको कंटिन्यूस दिखता है। आप इस एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपके रूम में जो फ़ैन है, यदि उसका स्विच ऑफ होगा तो वो आप उसके 3 ब्लेड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लेकिन यदि आप स्विच ऑन कर दिए, फ़ैन अपने फुल स्पीड में चल रहा है, तो आप देखोगे कि जो उसका ब्लेड है वो आपको कंटिन्यूस दिखेगा, उसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो स्पीड फैन क्या स्पीड में चल रहा है, तो उसके जो ब्लेड्स के इमेज आपको मिल रहे हैं, और नंबर ऑफ इमेज इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड आपको नंबर ऑफ इमेज मिल रहे हैं, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए इन द सेम वे हमारे पास एनर्जी डिस्क्रीट मैनर में आ रहे हैं, डिसकंटिन्यूस मैनर में आ रहे हैं, बट वो इतने तेजी से आते हैं कि आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, इसीलिए आपको कंटिन्यूस लगते हैं। प्लैंक साहब ने क्या बोला था? जो हमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है किस तरीके से होता है? डिस्क्रीट मैनर में पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। ये क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो प्लैंक साहब ने इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को नाम क्या दिया? क्वांटा। इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्वांटा क्या है? प्यूलर वर्ड है। और जब एक सिंगल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा, सिंगुलर, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटम। जब n नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्वांटा। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी को प्लैंक साहब ने क्या टर्म दिया? क्वांटा। अब एक एक टर्म होता है फोटान। फोटान क्या है? फोटान कुछ नहीं, क्वांटा ही है, बट ये स्पेशल केस है। जो वाइट लाइट हमें विजिबल होता है,
जो हमारे चारों तरफ वाइट लाइट है उसका ये स्पेशल केस है, उसको हम बोलते हैं फोटान। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटान बोलते हैं। यही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जनरल तो उसको क्वांटम बोलते हैं, बट स्पेशल केस हो गया लाइट का, इन केस ऑफ द वाइट लाइट इसको हम फोटान बोलते हैं। फोटान इज नथिंग बट ए क्वांटम इटसेल्फ। Each energy exchange involves an integral multiple of fundamental quantum of energy। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे लेट सपोज हमारे पास 1 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हुआ है, कितना 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो जो 1 जूल ऑफ एनर्जी है इसमें नंबर ऑफ पैकेट्स आए होंगे, तो ये जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं ये हमेशा क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, हमेशा होल नंबर में आएंगे। या तो 1 नंबर ऑफ पैकेट्स होगा, या तो 10 नंबर ऑफ पैकेट्स होगा, या तो 1000 होगा, 1 लाख नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे। ऐसे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.5 नंबर ऑफ पैकेट्स आए हो, 100.5 नंबर ऑफ पैकेट्स आए हो। फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता, नंबर ऑफ पैकेट्स कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। इट इज़ लाइक आपको चॉकलेट खरीदना है और आप शॉपकीपर जो है वो सेल द चॉकलेट इन द पैकेट्स ओनली। ऐसा नहीं होगा कि वो चॉकलेट का पैकेट फाड़ के हाफ तोड़ के आपको दे दिया, हाफ तोड़ के किसी और को दे दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा एक पैकेट ही देगा। उसी तरह जो ये नंबर ऑफ फोटान्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटा आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटान्स जो आ रहे हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, वो कभी फ्रैक्शनल नहीं होंगे। The energy of each packet is directly proportional to the frequency of the radiation। प्लैंक साहब ने क्या बोला था, प्लैंक साहब ने बोला था एनर्जी का ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ये जो पैकेट है ये किस चीज़ का पैकेट है, एनर्जी का है, तो इसमें कुछ एनर्जी होगा। तो इस पैकेट की एनर्जी कितनी है, इसको प्लैंक साहब ने बोला था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है, न्यू ये जो फोटान है, ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है इसका फ्रीक्वेंसी है। तो प्लैंक साहब ने बोला था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटान। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो E इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एच इसको प्लैंक नाम दिया गया, प्लैंक साहब ने इस थ्योरी को दिया था तो उनके सम्मान में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या बोला गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसकी यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये न्यू क्या है, ये जो फोटान है, ये जो फोटान इसकी फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, ये जो फोटान है, जो पैकेट ऑफ एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमें पता चल गया कि जो एक पैकेट है उसकी एनर्जी कितनी होगी, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। इस पैकेट की एनर्जी कितनी है, एच इंटू न्यू। न्यू क्या है, इस पैकेट की फ्रीक्वेंसी। हमने अभी पीछे देखा था कि जो हमारा एनर्जी होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट होता है। तो और हमने देखा था जो एक पैकेट होती है, जो एक पैकेट है उसकी एनर्जी एच इंटू न्यू है। तो ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, n एच इंटू न्यू। तो ई एन इक्वल टू एन एच इंटू न्यू। एन नंबर ऑफ पैकेट्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच इंटू न्यू। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो फोटान होता है, उसकी जो स्पीड होती है सी, सी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। सी क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो हम न्यू को क्या लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। दिस इंप्लाइज एनर्जी इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। हमने अभी क्या पढ़ा, E इक्वल टू एच इंटू न्यू एंड न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो अपना E इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाई लेमडा। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकेंड। तो h और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 20 इंटू 10⁻26। तो इस फार्मूले को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि h और c दोनों कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 20 इंटू 10⁻26 बाई लेमडा। बस ये ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो लेमडा है, जो वेवलेंथ है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर में है। क्योंकि जो क्वेश्चन में क्वांटम मैकेनिक्स में मैक्सिमम जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें जो वेवलेंथ या तो एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, या तो नैनोमीटर में दिया रहेगा, या तो पिकोमीटर में दिया रहेगा। तो आप फार्मूला यूज़ करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि जो आप लेमडा की वैल्यू रख रहे हो वो मीटर में है। तो हम 1 एंगस्ट्रॉम इजकल टू 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इजकल टू 10⁻9 मीटर, ऐसे होता है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इजकल टू 10⁻12 मीटर। तो आप इस वैल्यू को डायरेक्टली याद रख सकते हो, इजकल टू 20 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई लेमडा। अब जो क्वांटम फिजिक्स में जो एनर्जी की वैल्यू गिवन होती है वो बहुत छोटा होता है। यदि हम उसको जूल के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें उसको हमेशा फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, 10⁻10, 10⁻20। इसीलिए इस स्मॉल यूनिट को हैंडल करने के लिए एक नया एनर्जी का टर्म आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और एक इसकी वैल्यू है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप इजीली याद भी कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो पीछे हमने जो फार्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू 20 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई लेमडा, तो वो जूल में एनर्जी दे रहा था। यदि हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेमडा जो यहाँ पर मीटर में रखा था उसको हम यदि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी, E इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई लेमडा। यहाँ पे E क्या है, E की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू देगा उसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना कि जूल। तो इसीलिए आप लोग कैलकुलेशन करते समय हमेशा ध्यान रखना कि एनर्जी जो यूनिट का कन्वर्जन है उस पर खास ध्यान रखना। यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में है, और जो पीछे आपने लेमडा की वैल्यू पढ़ी थी वो मीटर में था। तो आप इस फार्मूला को भी डायरेक्टली याद कर सकते हो, E इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई लेमडा। बस मेक श्योर कि ये जो एनर्जी देती है इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और जो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं वो एंगस्ट्रॉम में रखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। ये एक बॉडी है, ये बॉडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्व कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ν1। ये जो रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ν1। तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ोगे, जब कोई बॉडी हीट को एब्जॉर्व करती है या किसी वेव को एब्जॉर्व करती है, वो साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव को रेडिएट भी करती है, क्या करती है, इमिट भी करती है। तो ये बॉडी वेव वन को एब्जॉर्व कर रही है, साथ में दो टाइप्स के वेव को रेडिएट कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ν2 एंड ν3। एक ये वेव, एक इस टाइप का वेव है जो रेडिएट करे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, µ2, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, µ3। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हमारा हो गया h इंटू ν1, और एनर्जी रेडिएट कितना किया, यहाँ पे किया h इंटू ν2, और यहाँ पे किया h इंटू ν3। तो h इंटू ν1 एनर्जी ऑब्जॉर्व इक्वल टू h इंटू ν2 प्लस h इंटू ν3 एनर्जी रेडिएट। h कैंसिल हो गया, ये हमारा h यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, ν1 इक्वल टू ν2 प्लस ν3। मीन्स फ्रीक्वेंसी एडिटिव। एडिटिव मीन्स क्या हुआ, लेट सपोज इस बार बॉडी ने, जो अपनी बॉडी है इसने दो तरफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया, दो तरफ की वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है ν1 ν2, एंड 3 टाइप्स ऑफ वेव रेडिएट किया, ν3 ν4 ν5। तो हमारा फ्रीक्वेंसी एडिटिव है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ν1 प्लस ν2 इक्वल टू ν3 प्लस ν4 प्लस ν5।
तो ये किस केस में हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी एडिटिव केस में। यदि हम इसी टर्म को, इसी एनर्जी के इसी फार्मूला को वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तब देखो क्या होता है। जब वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/λ1 इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। ये कैसे आया, हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एनर्जी एब्जॉर्ब Hc/λ1 इक्वल टू Hc/λ2 प्लस Hc/λ3। Hc कैंसिल, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 1/λ1 इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। इसका मतलब जो हमारा वेव लेंथ है वो एडिटिव नहीं है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो एडिटिव है। इस बात को आप ध्यान रखना कि जो अपना वेव लेंथ है वो एडिटिव नहीं है। अब जो 1/λ होता है उसको हम बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। तो हम बोल सकते हैं वेव नंबर 1 इक्वल टू वेव नंबर 2 प्लस वेव नंबर 3। वेव नंबर एडिटिव होता है लाइक फ्रीक्वेंसी, बट वेवलेंथ एडिटिव नहीं होता है, वेवलेंथ का इन्वर्स एडिटिव होता है। ओके, तो हमारा ये टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ ए फोटोन विथ एनर्जी 3 × 10⁻⁻19 जूल अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसमें क्या दिया है, इसमें एनर्जी दिया है और पूछ क्या रहा है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एंड एच सी की वैल्यू हमने डायरेक्ट याद की थी 20 × 10⁻26 डिवाइड बाई लेमडा, और E कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारी लेमडा की वैल्यू कितना आएगी 2.5 × 10⁻7। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 2.5 × 10⁻7। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और क्वेश्चन में क्या दिया है, एनर्जी, कितना एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, और जो रेडिएशन है, जो वेव है, उसका वेवलेंथ दिया है। तो हम फार्मूला हमने लोगों ने याद किया है, E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा, एच सी की वैल्यू 20 × 10⁻26 डिवाइड बाई लेमडा। अब यहाँ पे जो लेमडा है, यहाँ हमने मीटर में रखा है, मीटर में, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितना दिया है 4000 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ये अपना n हो गया डिवाइड बाई 4000 इंटू 10⁻12 इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी कितना दिया है 1 जूल। तो यहाँ में एन अननोन है एंड बाकी सारे वैल्यू नोन है, तो इसको हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो एन की वैल्यू आएगी वो होगा, एन की वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो जो हमारा एन की वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻16। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। Question third, the energy E1 and E2 of the two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength is that λ1 and λ2 will be। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे E1 और E2 एनर्जी की वैल्यू दी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वेवलेंथ 1 है, जो फर्स्ट वेव है और जो सेकेंड वेव है, उन दोनों का जो वेवलेंथ है उसके बीच में रिलेशन पूछा है। तो हमने क्या देखा, E इक्वल टू, हमने एक फार्मूला देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में 12400 डिवाइड बाई लेमडा। तो अपना E1 यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। दिस इम्प्लाइज
E1 अपान E2 इक्वल टू लेमडा 2 अपान लेमडा 1। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेमडा 1 अपान लेमडा 2, लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपान E1। और E2 की वैल्यू कितना दिया है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 की वैल्यू कितना दिया है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इम्प्लाइज लेमडा 1 इक्वल टू 2 लेमडा 2। तो अपना आंसर क्या आ गया, सी। लेमडा 1 इक्वल टू 2 लेमडा 2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लेमडा, क्योंकि 12400 क्या कंस्टेंट है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो जितनी कम एनर्जी होगी वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वेवलेंथ उतना कम होगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटॉन हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे एनर्जी किसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फार्मूला हम लोग ने याद किया था, क्या था, E इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई लेमडा। यहाँ पे हमें एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे जो लेमडा था हमने किस में याद किया था, एंगस्ट्रॉम में, इसकी यूनिट क्या थी, एंगस्ट्रॉम। 2 इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई लेमडा। दिस इम्प्लाइज लेमडा हमारा कितना आ जाएगा, 12400 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6200 एंगस्ट्रॉम। ये अपना क्या हो गया, लेमडा। अब क्या पूछा, वेवलेंथ, वेवलेंथ का हमारा कितना आएगा, 6200 एंगस्ट्रॉम। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, न्यू की वैल्यू हमने यहाँ न्यू की वैल्यू फाइंड करना है, और लेमडा कितना हो गया, 6200 इंटू 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से अपना न्यू की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करके कमेंट में डाल दिएगा तो पता चल जाएगा कि इसका आंसर सही है, कितने लोगों का आंसर सही है। देखिए जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द क्वांटा ऑफ रेडिएशन इतना हर्ट दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ द आइस इज। और को दिया डेटा क्या दिया है, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने में 333 जूल लग रहे हैं। तो 5 ग्राम एनर्जी को मेल्ट करने में कितने 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने में कितना एनर्जी लगेगा, 5 इंटू इतना जूल आ जाएगा। और जब जूल आ जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लेंगे। हमारा ई इक्वल टू क्या होता है, एन एच सी। एच सी की वैल्यू में एन एच न्यू, क्या होता है, एन एच न्यू। एन की वैल्यू हमें निकालना है, ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और एच की वैल्यू हमें पता है 6×6×10⁻34। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये आप अपने होमवर्क में कर लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जो आंसर है उसको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, जिससे आइडिया लग जाएगा। बाकी लोगों से आप आंसर मैच करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ a wavelength of 580 नैनोमीटर। द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस येलो लाइट वुड बी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वेव नंबर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर जो वेवलेंथ होता है उसका इन्वर्स, जो वेवलेंथ का इन्वर्स क्या होता है, वेव नंबर। तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल सकते हो। जब वेवलेंथ निकल जाए उसका इन्वर्स कर देना, हमें वेव नंबर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। तो आप करके एक बार मैच कर लेना कि आप सही कर रहे हो या नहीं। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक है प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स एंड गुड बाय।